जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमाल ही कर दिया। आईएमएफ के हेडक्वार्टर के सामने एक मुजाहरा किया और उस मुजाहरे में इन्होंने क्या क्या मुतालबात किए, वहां पे आर्मी चीफ से रिलेटेड कौन कौन से दावे लगाए गए, कौन कौन से वहां पे झंडे लहराए गए, ये सारी चीजें हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी जो खाली करदा सीट है अपने ही भाई को दे दी और इसके बावजूद ये कहते हैं कि शहनशाहियत नहीं होनी चाहिए, पार्टियों के अंदर खानदानी सियासत नहीं होनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब के पास अब क्या जवाब है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब एफआईए के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, इन्हें किस चीज की इनसिक्योरिटी है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मरियम नवाज साहबा की जो सरकारी गाड़ी है उसके जो टायर हैं उनको तब्दील करने के लिए कितने पैसे चाहिए, 2,73,00,000 रुपए। क्या मरियम नवाज साहबा को इस गरीब आवाम के साथ ये नाइंसाफी करनी चाहिए, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल पूरे पाकिस्तान ने एक तमाशा देखा कि आईएमएफ के हेडक्वार्टर के सामने शहबाज गिल साहब खड़े हैं, फिर उनके कुछ साथी वहां पे खड़े हैं और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे भी लहरा रखे हैं, उठा रखे हैं, और उसके साथ साथ अमेरिकन झंडा है वो भी उन्होंने उठा रखा है। और साथ साथ वो आईएमएफ से मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते और इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता या इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक आईएमएफ को पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाहिए। और शहबाज गिल साहब वहां पे तकरीर कर रहे थे, बल्कि उनके साथी कुछ और भी लोग थे जो मसलसल तकरीरें कर रहे थे और अमेरिकन कौम को और साथ साथ आईएमएफ को यह बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या जुल्म हो रहा है और उन्हें पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करना चाहिए। वहां पे एक गाड़ी भी थी जिसके ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था जिसमें आर्मी चीफ का नाम भी था और आर्मी चीफ के खिलाफ भी वहां पे नारे लग रहे थे और साथ साथ जो वैन वहां पे चल रही थी उसके ऊपर जो नारे लिखे गए थे वो ज़ाहिर मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, वो भी वहां पे चल रहा था। अब सवाल यह है कि शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में बहुत आला ओहदों पे फाइज रहे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के मशीर भी रहे, फिर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के मशीर भी रहे, फिर वो इमरान खान साहब के सब कुछ होते थे, वो उनके तर्जमान भी होते थे और वो अफवाज पाकिस्तान की तारीफें भी करते थे, जनरल बाजवा साहब की तारीफ करते थे, जनरल फैज अमीर साहब की तारीफ करते थे और वो बहुत ज्यादा अहम ओहदों पे रहे और पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी उनको इज्जत दी। लेकिन आज वही शख्स अमेरिका के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ भी लगा रहा है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगा रहा है और वो वहां पे पोर्ट्रे कर रहा है कि स्टेट ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अंदर रखा हुआ है और जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक पाकिस्तान को कर्जे नहीं देने चाहिए और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है उसे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। साथ वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं और ये जनरल आसिम मुनीर साहब वही हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं कि हमने आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, बल्कि पार्टी बार बार ये कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, ये फौज हमारी फौज है, इस फौज के खिलाफ हमने किसी किस्म की ना बात करनी है ना ही कोई हरकत करनी है। बल्कि कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एतराज किया जा सकता है लेकिन सब लोगों के ऊपर एतराज नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या नारे लग रहे हैं ये एक बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है। साथ ही वहां पे अमेरिकन झंडा भी लहराया जा रहा है पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ, और अमेरिका वो मुल्क है जिसके बकौल इमरान खान साहब के बकौल जिसने इनकी गवर्नमेंट गिराई थी। अब जिस मुल्क ने आपकी गवर्नमेंट गिराई, जिसने आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा साहब के साथ मिल के आपके साथ एक बुरा सलूक किया, आप उसी मुल्क का झंडा लहरा रहे आईएमएफ के सामने और फिर आईएमएफ को ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को कर्जे ना दे। तो ये अजीब सा कंफ्यूजन है। आप ये फैसला करें कि क्या वाकई अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट गिराई थी या नहीं गिराई थी। अगर गिराई थी तो फिर आपको अमेरिका के अंदर भी अमेरिका का झंडा नहीं लहराना चाहिए, बल्कि आपको अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ वहां खड़े होकर मुजाहरा करना चाहिए। और इसके बरक्स अगर आपका ये ख्याल है कि अमेरिकन आपको आपके दोस्त हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आपको ये जो मीर सादक और मीर जाफर वाला बयानी है उसे वापस ले लेना चाहिए। फिर आपको चाहिए कि आप ये डिक्लेयर कर दें कि अमेरिका हमारा दोस्त है और अब हमें अमेरिका के साथ किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। तो ये पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन है इस चीज की समझ नहीं आ रही कि इसे ये कहां रखेंगे। फिर शहबाज गिल साहब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करके गए हैं और उसके बाद जाहिर है उनके जेब के अंदर ग्रीन कार्ड भी है और वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट को मुर्दे इल्जाम भी ठहरा रहे हैं। तो अजीब सी बात है। बहरहाल अब अगर फर्ज कर लें कि अगर ये नैरेटिव ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर वाकई धांधली हुई और मीडिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसने इस धांधली को सपोर्ट किया हो।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली मर्तबा मीडिया से उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मन समझे जाते थे। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं। जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे तो मैं पहला बंदा था जिसने मीडिया में यह आवाज उठाई थी कि इमरान खान साहब जीत गए। इमरान खान साहब को वोट पड़े हैं और अवाम ने वाकई घरों से निकल के इमरान खान को सपोर्ट किया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट को इमरान खान साहब के रास्ते में हायल होना चाहिए और अगर ये गवर्नमेंट बना सकते हैं तो इन्हें गवर्नमेंट बनाने का पूरा मौका देना चाहिए। फिर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो मखसूस सीटें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और अगर टेक्निकल इशू है भी तो उस टेक्निकल इशू की फाइल बंद करके आपको दिल बड़ा करके आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देनी चाहिए और जो जो स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है उसे वो वापस करनी चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं और सिर्फ मैं नहीं बल्कि मीडिया के अंदर वो तमाम दोस्त जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते थे, यहां पे उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है और इमरान खान साहब को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनका मेरा ख्याल है पार्टी को ख्याल रखना पड़ेगा। पहले इशू यह है कि पार्टी से यह पूछना चाहिए कि आपने इंट्रा पार्टी का जो आइन बनाया था आपने किस से पूछ के बनाया था, क्योंकि आपको इतना डिफिकल्ट आइन बनाने की क्या जरूरत थी। आप दूसरी पार्टीज की तरह इसे सिंपल कर लेते और अगर आप इसे सिंपल कर लेते तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का आपका इशू ना बनता। फिर जब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ है, रियासत आपके खिलाफ है, सियासी जमातें आपके खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं, तो फिर जब आपने इलेक्शन करवाए थे तो आप उन्हें प्रॉपर करवा लेते। आपको उससे सिलेक्शन बनाने की क्या जरूरत थी। और फिर अगर आपने सिलेक्शन बना लिया था तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर जाके केस ठीक लड़ते। आपको सिर्फ वहां पे सुनी सुनाई बातों पे जाके इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत थी और उस वजह से भी आपको वहां पे ठीक ठाक मार पड़ी। और उसके बाद अगर आपने आजाद उम्मीदवारों को आपने टिकट्स देने थे तो उससे पहले आप किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेते। आपके पास इतनी सियासी जमातें थी और इलेक्शन से पहले अगर आप किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेते तो शायद आपको ये सियासी क्राइसिस ना होता, लेकिन आपने उससे पहले प्रॉपर सियासी इत्तेहाद नहीं किया। फिर उसके बाद जब आपके उम्मीदवार जीत के आ गए तो आपको चाहिए था कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करते। वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होते और आपकी पार्टी की तरफ से जाहिर है मखसूस सीटों की बाकायदा फरिश्तें जमा हो चुकी थी। आप फिर उस केस को लड़ते, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते और आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पे ये कहा था कि जब मखसूस सीटों का इशू हो तो आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको वहां पर रिलीफ देंगे। तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय आप एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गए जिसकी किसी भी असेंबली के अंदर एक भी सीट मौजूद नहीं है और खुद उनके चेयरमैन जो उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। तो उस पार्टी को फिर ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी जिसने कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई, जिसका एक भी उम्मीदवार किसी ईवान के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्राइसिस तो आपने खुद पैदा किया। अगर आप इससे स्मार्टली खेलते तो मेरा नहीं ख्याल था कि यह क्राइसिस पैदा हो सकता था। फिर आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर रह के आपको रिलीफ मिल सकता है, सिस्टम से बाहर रह के आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो आपको चाहिए कि आप सिस्टम के अंदर फाइट करें। आप हाई कोर्ट्स के अंदर बाकायदा ऐसे वकील हायर करें जिनको आप फीस दें। मुफ्ते के वकील लगाना बंद करें क्योंकि मुफ्तों से आपको नुकसान पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आप प्रॉपर केस लड़ें और वहां पे जाके अपने राइट्स के लिए फाइट करें। और वो जो फाइट है वो ठीक होनी चाहिए। वो सिर्फ अली जफर साहब के ऊपर छोड़ देना या गौर खान साहब के ऊपर छोड़ देना या शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर छोड़ देना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। अगर आप आउट ऑफ सिस्टम ये समझते हैं कि आप कुछ तब्दीली कर सकेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल दूंगा। ट्रंप का भी वही फड्डा था जो इमरान खान साहब का फड्डा था, लेकिन ट्रंप जो बाकायदा सिस्टम के अंदर रह के फाइट कर रहे हैं और अब वो दोबारा मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको भी चाहिए कि आप ट्रंप की मिसाल को ज़हन में रखते हुए प्रॉपर सिस्टम के अंदर रह के फाइट करें, सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने सिस्टम ब्रेक कर दिया तो फिर आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। जब कश्ती नहीं रहेगी तो फिर मल्लाह कहां जाएगा, आप फिर कहां स्टैंड करेंगे, क्योंकि इस मुल्क के साथ साथ तो आप भी फारिग हो जाएंगे। फिर अगर फर्ज करें कि आपकी जो कंपेन है IMF के खिलाफ वो वाकई जड़ पकड़ जाती है और IMF जो है वो आपकी बात मान लेता है, तो उससे फिर किसको नुकसान होगा? उससे ज़ाहिर है मुल्क को नुकसान होगा। और मुल्क का नुकसान जब हो जाएगा तो फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लोग यहां से निकल के दोबारा दुबई चले जाएंगे या फिर ये लंदन जाके बैठ जाएंगे। सफर कौन करेगा? सफर इस मुल्क के आम लोग करेंगे। तो बजाय इसके कि आप उन लोगों को नुकसान पहुंचाएं जिन्होंने आपके हाथ से इख्तियार छीना है या जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया है, उसके बजाय आप रियासत पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कहां की अक्लमंदी है? ये कहां की दानश्वरी है
कि आप उस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसके साथ आपकी अपनी उम्मीदें वाबस्ता है, जिसके साथ आपका अपना इंटरेस्ट वाबस्ता है। तो जब ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर आप कहां स्टैंड करेंगे, फिर आप किस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। अब देख लें, इशू ये है, इस मुल्क की सूरत हाल क्या है कि मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर बन गई है। जब चीफ मिनिस्टर बनी है तो जो उनकी सरकारी गाड़ी है उसके टायर्स चेंज होने हैं और उन टायर्स की मालियत कितनी है, 2,73,00,000 रुपए। अब इन हुक्मरान क्लास जो है उसकी हालत यह है कि ये जब तक अपने घर में थे तो अपनी गाड़ियों के ये टायर इतनी कीमत के नहीं बदलते थे। मरियम नवाज साहबा से कोई बंदा पूछे कि जब आप चीफ मिनिस्टर नहीं थी तो क्या आप अपनी गाड़ियों के टायर 2,73,00,000 रुपए की तब्दील करती थी? और अगर आप उस वक्त इतनी मालियत के गाड़ी इस्तेमाल नहीं करती थी, इतनी मालियत के टायर तब्दील नहीं करती थी, तो फिर जब आप चीफ मिनिस्टर बनी तो क्या तब्दीली आ गई? आप क्या चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं? और क्या आपको अब एक इतनी महंगी गाड़ी चाहिए जिसके टायर्स तब्दील करने के लिए 2,73,00,000 रुपए चाहिए, और उस आवाम का ये सरमाया चाहिए जो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रही है, जिसके बारे में आप रोजाना तकरीर करती हैं और उनके घरों में जा जाके उनके सरों पे हाथ रख के उनको बताती हैं कि आपकी बेटी अब इक्तदार में आ चुकी है और आपको फायदा होगा, या आपकी बहन इक्तदार में है, आपको उसका फायदा होगा, अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी अवाम की जेब से आप 2,73,00,000 रुपए अपनी सिर्फ गाड़ी के टायर्स तब्दील करने पर खर्च कर रही हैं। तो सवाल यह है कि जब आप चीफ मिनिस्टर नहीं थी तो उस वक्त अगर आप आम गाड़ियों में सफर कर सकती थी तो आज आप आम गाड़ियों में सफर क्यों नहीं करती? और अगर आपके लिए गाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप 2,73,00,000 रुपए अपनी जेब से क्यों नहीं खर्च करती? आप मियां नवाज शरीफ साहब से ले लें, आप मियां शहबाज शरीफ साहब से ले लें, आप अपने जो भाई हैं उनसे पैसे ले लें, आप अपनी पार्टी से ले लें। आपको सरकारी पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? तो इशू यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी इशराफिया है जिसके लिए मुल्क मैटर नहीं करता, जिसके लिए पब्लिक मैटर नहीं करती। और इस इशराफिया के होते हुए अगर आप पाकिस्तान के ऊपर IMF से भी पाबंदी लगवा देंगे या एग्रीमेंट जो IMF के साथ होना है उसे डिक्लाइन करवा देंगे तो किसका नुकसान है? उसमें मरियम नवाज साहबा को तो कोई नुकसान नहीं है, उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब का भी कोई नुकसान नहीं है, उसमें आसफ अली जरदारी साहब का भी कोई नुकसान नहीं है। इसमें अगर नुकसान है तो आम आदमी का नुकसान है। लिहाजा मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है कि आप उस लेवल पर ना जाएं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाए। आपको चाहिए कि आप सिस्टम के अंदर बैठें और सिस्टम के अंदर बैठ के आप तब्दीली लाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये सिस्टम बचेगा तो फिर ही आप बच सकेंगे, वरना फिर आपका भी नुकसान है और इस मुल्क का भी नुकसान है। अब हम अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ आते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब एक ऐसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंकलाब लाना चाहती है, जो खानदानी सियासत से इस मुल्क की जान छुड़ाना चाहती है। लेकिन कल उन्होंने ऐलान किया कि जो मैंने सीट DA खान से खाली की है NA 44, वहां से मेरे भाई फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़ेंगे। बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि मुझसे इमरान खान साहब ने पूछा था कि आप अपने भाई को कहां एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि उनसे तो इलेक्शन ही लड़ा। तो बड़े हैरान हुए क्योंकि उनका ख्याल यह था कि शायद वो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो अब उनका कहना यह है कि मेरी जो सीट है मैं अब अपने भाई को दे रहा हूं। तो भाई अली अमीन गंडापुर साहब, आप तो एक ऐसी पार्टी के अंदर थे जो खानदानी सियासत के खिलाफ थी, जिसका यह दावा था कि पार्टियों के अंदर शहनशाहियत नहीं होनी चाहिए और सियासत के अंदर शहनशाहियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपका दाऊ चला तो आपको पूरे DA खान में एक भी ऐसा वर्कर नहीं मिला जो आपकी सीट के अहल हो, वो सीट भी आपने अपने भाई को दी। तो अब इसको क्या कहा जाए? तो इसको अगर सियासी मुनाफकत ना कहें तो हम क्या कहें? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को कुछ सोचना चाहिए कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब के लिए यह जायज है कि वो अपनी सीट अपने भाई को दे सकते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना सकते? वो अपने भाई को फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना सकते? तो और उसके साथ साथ आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो फिर बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना सकते? या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी नशिस्त अपने बेटे के हवाले क्यों नहीं कर सकते? तो जब आपके लिए जायज है तो दूसरों के लिए नाजायज कैसे हो सकता है? या फिर अगर आप वाकई चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर तब्दीली हो तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर अपने इन लोगों को भी रोकें। आपकी पार्टी में बड़े वर्कर्स होंगे, आप उन वर्कर्स के ऊपर तवज्जो दें बजाय इसके कि आप अली अमीन गंडापुर साहब की सीट उनके भाई को इनायत कर दें। ये बड़ी ज्यादती है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और आप में कोई खास फर्क नहीं है। जब आप उन जैसे हैं तो फिर आपकी तारीफ क्यों की जाए? इसके साथ साथ आखिरी इशू जो है वो शेर अफजल मरवत साहब का। शेर अफजल मरवत साहब को FIA की तरफ से एक नोटिस वसूल हुआ है
और उसमें उन्हें 18 मार्च को तलब किया गया। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये वहां नहीं जा रहे, क्योंकि इनको ये बताया गया है कि आपको जो नोटिस जारी किया गया ये किसी और चीज़ का है, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपकी गिरफ्तारी जो होगी वो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो आपने एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये मुझे कत्ल करवाना चाहती है और इन्होंने सुपारी दे रखी है, और उसमें जंदल भी शामिल है, फिर दुबई का एक बंदा है जिसको बाकायदा पैसे दे दिए गए हैं और वो मुझे कत्ल करना चाहता है। तो इनको बताया यह गया है कि जब आप 18 मार्च को आप FIA के दफ्तर जाएंगे तो वहां पे दूसरा केस भी तैयार होगा और उस केस में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर उस केस में अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका केस नहीं लड़ेगी। गौहर खान साहब भी इत्मीनान का सांस लेंगे, बाकी सब भी इत्मीनान का सांस लेंगे, और वो सब चाहेंगे कि आप बाकायदा जेल के अंदर जाएं और वहां पे चक्की पीसें। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप FIA के हेडक्वार्टर ना जाएं। तो ये जो इंफॉर्मेशन उनको दी गई है तो उसकी बुनियाद पे मेरा ख्याल है भी ये कि शेर अफजल मरवत साहब 18 मार्च को FIA के दफ्तर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तारी किसी और केस में होगी। बुलाया किसी और केस में गया है, गिरफ्तारी किसी और केस में होगी। और शेर अफजल मरवत साहब ये याद रखें कि हैं बंदे बड़े समझदार, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस गीली मिट्टी पे पांव रखेंगे।